गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। विद्यार्थियों, जो हम कक्षा 12 के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं उसके दौरान हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा वो था जनसंख्या संरचना। और जनसंख्या संरचना में हमने दो बिंदु पढ़े हैं, एक तो आयु संरचना पढ़ी है और एक पढ़ा है व्यावसायिक संरचना। और व्यावसायिक संरचना और आयु संरचना किस प्रकार से किसी देश के विकास को सुनिश्चित करती है, किसी देश के विकास में दोनों का क्या योगदान है, ये भी हमने पढ़ा है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है जनसंख्या संरचना या जनसंख्या संगठन के अंतर्गत लिंगानुपात। लिंगानुपात से कई प्रश्न उठते हैं, जैसे लिंगानुपात क्या है, किसी देश में जो लिंगानुपात है वो कौन सी जनसंख्या के स्वरूप को प्रतिकूल या अनुकूल प्रदर्शित करता है। इसके अलावा प्रश्न होता है कि लिंगानुपात किसी देश के विकास में भी सहायक है क्या, या किसी देश के विकास को भी प्रदर्शित करता है क्या, और कौन कौन से प्रदेश ऐसे हैं जहां लिंगानुपात ज्यादा है और कौन कौन से प्रदेश ऐसे हैं जहां लिंगानुपात कम है। तो सबसे पहले देखते हैं लिंगानुपात क्या है। तो लिंगानुपात सामान्यतया किसी भी जनसंख्या में स्त्री व पुरुष के अनुपात को, कोई भी जनसंख्या है उस जनसंख्या में स्त्री जनसंख्या और पुरुष जनसंख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं, लिंगानुपात। स्त्री व पुरुष जनसंख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं, लिंगानुपात। लिंगानुपात को मापने के लिए 1000 पुरुषों पर या 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की या स्त्रियों की संख्या के रूप में हम देखते हैं। लिंगानुपात के यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है कि लिंगानुपात क्या है, और ये भी प्रश्न आता है कि भारत के संदर्भ में लिंगानुपात और विश्व के संदर्भ में लिंगानुपात को परिभाषित कीजिए। तो भारत और विश्व के अंदर देखें तो भारत जो है उसमें पुरुषों का, भारत में पुरुषों का आधिक्य है और पुरुष आधिक्य होने के कारण हमने लिंगानुपात की गणना जो की है वो पुरुष जनसंख्या के ऊपर की है। जैसे स्त्री जनसंख्या बटे पुरुष जनसंख्या इंटू 1000, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या कहलाता है, लिंगानुपात। कौन से, अपने भारत में, यानी हमारे भारत में जितना भी जो लिंगानुपात का स्वरूप है उसको हम किस प्रकार से बताते हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। और भारत में जो लिंगानुपात है वो कितना है, 940, यानी 1000 स्त्रियों पे कितने, 1000 पुरुषों पे कितनी स्त्रियां है, 940 है। कितनी है, 940। तो समझ में आ गया होगा कि भारत में वैसे लिंगानुपात क्या है, स्त्री और पुरुष जनसंख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं, लिंगानुपात। लेकिन भारत में लिंगानुपात क्या है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। ऐसे ही विश्व के अंदर अगर मान लो कि विश्व में लिंगानुपात के बारे में पूछते हैं तो विश्व के वो प्रदेश, वो राष्ट्र जो विकसित है, जिन राष्ट्रों में स्त्रियों की दशा सुधरी हुई है, वहां पे लिंगानुपात की परिभाषा के लिए, क्योंकि जहां स्त्री आधिक्य है और स्त्री आधिक्य जहां है वहां लिंगानुपात की परिभाषा है
प्रति हजार स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, यानी विश्व में जो परिभाषा है प्रति हजार स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या क्या कहलाती है, लिंगानुपात कहलाती है। प्रति हजार स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। तो स्टूडेंट मैंने इसलिए अलग अलग बताया है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है, कई बार भारत का स्पेशली प्रश्न पूछा है और कई बार विश्व का। अगर कोई भी प्रश्न नहीं पूछता कि भारत में या विश्व में लिंगानुपात हो, तो आप जो भी फॉर्मूला लिखोगे वो फॉर्मूला आपका सही है, और आपको लिखना कौन सा है, फिर आपको फिर भारत वाला फॉर्मूला ही लिखना है। तो समझ में आ गया होगा लिंगानुपात क्या है। लिंगानुपात क्या है? तो लिंगानुपात स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं, लिंगानुपात। भारत में प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, और विश्व में जो गणना करते हैं वो हजार स्त्रियों पे पुरुषों की संख्या के रूप में करते हैं। अब विद्यार्थियों हम देखते हैं कि जो लिंगानुपात है वो किसी देश के विकास को किस प्रकार से निश्चित करता है। तो कोई भी देश जो विकासशील है उस विकासशील देश में स्त्रियों की दशा है वो सुधरी हुई नहीं होती है, और वहां अपेक्षाकृत लिंगानुपात जो है वो कम मिलता है। कौन से देशों में लिंगानुपात है वो क्या है, कम मिलता है। कौन से देशों में, विकासशील देशों में। या तो यहाँ पे जन्म के समय ही जो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पे जान करके भ्रूण हत्या वगैरह कर देते हैं। इसके बाद भी हम देखें तो यहाँ जन्म के बाद भी अगर लिंगानुपात में अंतर आता है तो बहुत सारी स्थितियां हैं जिसमें महिलाओं के स्तर को ध्यान नहीं दिया जाता, और महिलाएं जो है वो प्रसव दौरान भी क्या होती है, मृत्यु को प्राप्त कर देती है। कुल मिला के बात है स्त्रियों की जो दशा है वो दयनीय है। कौन से देशों में, विकासशील देशों में, और वहाँ लिंगानुपात आपको कम देखने को मिलेगा। जबकि विकसित देशों में ये अपोजिट होता है, वहाँ स्त्रियों की दशा है वो दयनीय नहीं होती है, और वहाँ लिंगानुपात आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो लिंगानुपात की बात हम विकसित और विकासशील देशों में देखें तो विकासशील देशों में प्राय लिंगानुपात कम मिलेगा, प्रति हजार पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या कम होगी। अगर मान लो किसी कारणवश वो ज्यादा भी होती है तो वहाँ स्त्रियों की संख्या जो है उसमें उनकी रहन सहन, जीवन स्तर, उनमें क्या आएगी, बदलाव आएगा, और रहन सहन और उनका जीवन स्तर क्या होगा, प्रतिकूल होगा, वह अनुकूल नहीं होता है। तो ये क्रिया कौन से देशों में है, विकासशील या अविकसित या अल्प विकसित देशों में। इसके अलावा देखें तो लिंगानुपात में ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या की बात हम करें तो विकासशील देशों में, ये बिल्कुल फैक्ट है, ध्यान रखना, विकासशील देशों में आपको लिंगानुपात है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा मिलेगा और नगरीय क्षेत्रों में कम मिलेगा। रीजन क्या है कि विकासशील देशों में जो पुरुष प्रधान अर्थव्यवस्था है उसमें पुरुष है वो क्या करते हैं, रोजगार के लिए कहाँ जाते हैं, नगरों में। रोजगार के लिए कहाँ जाते हैं, नगरों में जाते हैं। और रोजगार के लिए पुरुष नगरों में गए तो सर्वाधिक महिलाएं कहाँ रह गई, ग्रामीण क्षेत्रों में। और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं रह गई तो ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात क्या हो गया, ज्यादा। क्योंकि लिंगानुपात से प्रश्न आ जाए कि लिंगानुपात कौन किस जनसंख्या वर्ग को बताएगा, तो महिला जनसंख्या वर्ग को बताता है। तो नगरीय जनसंख्या है वो क्या होगी, ज्यादा, और नगरीय जनसंख्या में कौन, पुरुष ज्यादा होंगे, और पुरुष ज्यादा होंगे तो लिंगानुपात क्या हो जाएगा, कम। समझ में आ गया। इसके बाद विकसित देशों में अपोजिट है। विकसित देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात क्या मिलेगा आपको, ज्यादा, कम मिलेगा, और नगरीय में क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर
ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपके व्यवसाय है यानी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है उसमें संलग्नता पुरुषों की ज्यादा होती है। इस कारण से ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग अनुपात क्या होगा, कम। जबकि महिलाएं हैं वो द्वितीय तृतीय चतुर्थक पंचम क्रियाकलापों में काम करने के लिए कहाँ जाती है, बाहरी क्षेत्रों में जाती है, नगरीय क्षेत्रों में जाती है। इसलिए नगरीय क्षेत्रों में लिंग अनुपात क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ गया कि एक तो विश्व के अंदर लिंग अनुपात देखें तो विकासशील देशों में स्थिति दयनीय है, जबकि विकसित देशों में स्थिति बहुत ही अच्छी होती है, अनुकूल होती है। ग्रामीण नगरीय जनसंख्या की बात करें तो विकासशील देशों में गांवों में लिंग अनुपात क्या होता है, ज्यादा, और नगरों में क्या होता है, कम। जबकि विकसित देशों में ये अपोजिट होता है, गांवों में क्या होता है, कम, और नगरों में ज्यादा। यहाँ लोग जो पुरुष जनसंख्या प्रवास करती है, यहाँ कौन सी स्त्री जनसंख्या प्रवास करती है। अब लिंग अनुपात की बात हम विश्व के आधार पर है तो विश्व में जो लिंग अनुपात है उसके आंकड़े हम देखें तो 2004 में लिंग अनुपात 985, लिंग अनुपात 985 महिलाएं हैं कितने हजार पुरुषों पे, 985 महिलाएं हजार पुरुषों पे। और सर्वाधिक जो लिंग अनुपात आपका है वो किसका है, यूरोप का है। किसका है, यूरोप का है, 1072। और सबसे कम जो लिंग अनुपात है वो किसका है, अफ्रीका का है। किसका है, अफ्रीका का है। कितना है, 957। और एशिया का जो लिंग अनुपात है वो है 1002। कितना है, 1002। अब हम बात करें, ये तो आपके 2004 के अनुसार है। 1985 में 1980 में बात करें तो लिंग अनुपात आपका था 993। कितना था, 993। यानी आपकी 1980 में लिंग अनुपात विश्व का अच्छा था, जिसमें धीरे धीरे क्या हुई है, गिरावट आई है। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किसका है, यूरोप का है। और आप ये भी ध्यान रखना कि जितने भी विकसित देश है वहाँ लिंग अनुपात अच्छा है, स्त्रियों की दशा सुधरी हुई है। और जितने विकासशील देश है वहाँ लिंग अनुपात कम है और स्त्रियों की दशा क्या है, वहाँ पे सुधरी हुई नहीं है। तो विद्यार्थियों, एशिया में लिंग अनुपात कितना है, 2004 के अनुसार 1002 है। अब हम देखते हैं कि विश्व में लिंग अनुपात है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया गया है। तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने 4 बिंदु लिए हैं, स्त्री अधिकता, अधिक स्त्री, पुरुष अधिकता और अधिक पुरुष। तो इस प्रकार से चारों ही क्षेत्रों में कौन कौन से देश आते हैं उसका अध्ययन करते हैं। अब हम जो है विश्व में लिंग अनुपात के प्रतिरूप को देखते हैं कि कौन कौन से देश है जहां लिंग अनुपात अधिक है, कौन कौन से देश है जहां लिंग अनुपात कम है। अब हमने देखा था कि लिंग अनुपात में स्त्रियों की जनसंख्या और पुरुषों की जनसंख्या के अनुपात को लिंग अनुपात हम कहते हैं। अब जिन देशों में लिंग अनुपात ज्यादा है यानी स्त्री जनसंख्या ज्यादा है तो वो देश कैसे हैं, विकसित है। और जिनमें स्त्री जनसंख्या कम है वहां स्त्रियों की दशा सुधरी हुई नहीं है, वो विकासशील या अल्प विकसित देश है। तो यहाँ पे हमने विश्व में लिंग अनुपात के प्रतिरूप को 4 कैटेगरी में बांट दिया। एक वो जहां 1050 से अधिक स्त्रियां हैं, एक वो जहां 1050 से 1000 तक स्त्रियां हैं, एक वो, अब ये जो लिंग अनुपात का प्रतिरूप है इसमें जो अनुपात हमने लिया है वो 1000 पुरुषों पे है। जो हमने अभी पढ़ा कि 1000 पुरुषों पे कितनी स्त्रियां, तो 1000 पुरुषों पे कितनी, 1050 से अधिक स्त्रियां। 1000 पुरुषों पे 1050 से 1000 के बीच में, 1000 पुरुषों पे 1000 से लेके 950 और 1000 पुरुषों पे 950 से कम स्त्रियां। यहाँ देखें तो 1050 से ऊपर वाले देशों में विश्व में यूरोप के जितने भी जो देश है, कौन से, पश्चिमी यूरोप के जितने भी देश है जो विकसित है वो सारे देश इसके अंतर्गत आते हैं, जहां जो स्त्रियों की दशा है वो कैसी है, सुधरी हुई है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिणी अमेरिका के देश इसके अंतर्गत आते हैं, जहां स्त्रियों की जो संख्या है वो 1000 पुरुषों पर कितनी है, 1050 से अधिक है। अब स्त्री अधिकता वाले देश जहां 1000 पुरुषों पर
1000 से 1050 तक स्त्रियां हैं। इन देशों में जो यूरोप का यूक्रेन है, बेलारूस है, पोलैंड है, आपके एशिया का मंगोलिया है, कजाकिस्तान है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, म्यांमार है और दक्षिणी अफ्रीका का जो प्रदेश है वो, यहाँ पे जो स्त्री जनसंख्या है वो 1000 से कितनी है, 1050 है। पुरुष अधिकता वाले देशों में देखें तो 950 से 1000 यानी 1000 पुरुषों पे 1000 से 950 स्त्रियां हैं। तो इन देशों में आपके विश्व के जो विकसित देश ही आते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, चीन है, कोरिया है, मेक्सिको है, ब्राजील है, ईरान है, क्यूबा है, ये देश आते हैं। जबकि अत्यधिक पुरुष वाले हैं उनमें आपके आते हैं कौन से, 950 से कम, 1000 पुरुषों पे 950 से कम, और जिसमें भारत है इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है 940 लिंग अनुपात है भारत का। तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि विश्व के विकसित देशों में लिंग अनुपात ज्यादा, विकासशील देशों में लिंग अनुपात कम है। तो यहाँ हम एक बिंदु देखते हैं कि लिंग अनुपात जहाँ कम है उसके कौन कौन से रीजन है। तो इसके रीजन सीधी सी बात है, एक तो पुरुष प्रधान समाज, पुरुष प्रधान समाज लिंग अनुपात का एक सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा, स्त्रियों को समाज में प्रतिष्ठा या प्रधानता नहीं देना, ये भी लिंग अनुपात है। तीसरा, स्त्री साक्षरता जो है दर है वो कम है, ये भी लिंग अनुपात का कारण है। ठीक है। और चौथा, जो हमारी रूढ़िवादिताएं हैं, सामाजिक जो रूढ़िवादिताएं हैं, वो भी लिंग अनुपात को कम करने का प्रमुख कारण है। तो विद्यार्थियों, लिंग अनुपात जो है वो स्त्री और पुरुषों के बीच अनुपात को क्या बोलते हैं, लिंग अनुपात। आज हमने लिंग अनुपात के बारे में देखा। इसके जस्ट बाद जो अगला आपका बिंदु है वह है ग्रामीण नगरीय संगठन। कौन सा, ग्रामीण नगरीय संगठन। विद्यार्थियों, लिंग अनुपात के बाद हम देखते हैं ग्रामीण नगरीय संगठन। तो ग्रामीण नगरीय संगठन क्या होता है, सामान्य सी बात है, वैसे हम देखें कि अपना क्या बिंदु आ गया। तो ग्रामीण जनसंख्या जहाँ है वो ग्रामीण संगठन है, ग्रामीण संरचना है। नगरीय जनसंख्या जो है वो नगरीय संरचना है। तो ग्रामीण जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है, गाँवों में निवास करती है। और गाँव में कौन से व्यवसाय में संलग्न होती है, प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होती है। नगरीय जनसंख्या है वो नगरों में निवास करती है। और कौन से में, गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में क्या होती है, संलग्न होती है। तो नगरीय जनसंख्या की संलग्नता गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में, ग्रामीण जनसंख्या की संलग्नता कौन सी होती है, प्राथमिक क्रियाकलापों में होती है। ये क्लियर है। अब बताते हैं कि विश्व के जो देश है, अब हम विश्व के विकसित और विकासशील देशों की बात करें तो विकासशील देशों में तो क्या है, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत ज्यादा है। जबकि विकसित देशों में देखें तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत ज्यादा पाया जाता है। विश्व में ग्रामीण जनसंख्या है वो विकासशील देशों में है, जबकि विकसित जनसंख्या है वो विकसित देश है वहां पे नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, ज्यादा पाया जाता है। अब मैं बात करूं कि विश्व में जो ग्रामीण नगरीय जनसंख्या है उसमें जो कौन कौन से महाद्वीप है जहां नगरीय जनसंख्या ज्यादा है और कौन कौन से महाद्वीप है जहां ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है। 1800 ईस्वी में कितनी थी, 2.5% थी, जो बढ़कर 1960 में हो गई 35% और 1999 में हो गई 42% तथा 2004 में बात करें तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 48% से भी ज्यादा हो गया। देखो, हम 200 वर्षों की बात कर रहे हैं। 200 वर्षों में जो नगरीय जनसंख्या है उस नगरीय जनसंख्या में लगातार क्या हुई है, वृद्धि हुई है।
विश्व में 2.5% थी, जो आज बढ़ के 48% से भी ज्यादा हो गई नगरीय जनसंख्या। इसका मतलब विश्व में नगरीय जनसंख्या के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है या नगरीय क्षेत्रों का विकास हो रहा है। विश्व के सभी देश हैं वो औद्योगिकरण और नगरीकरण पर विश्वास करने लगे हैं, और नगरीकरण जनसंख्या है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ने लगी है। अब इसी के रूप में देखें तो आपके महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप दो ऐसे महाद्वीप है जहाँ पे नगरीय जनसंख्या का औसत कम है, और यहाँ पे नगरीय जनसंख्या 38% है, जबकि आपके यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जो प्रतिशत है वो 75% से 77% तक है, कि यहाँ पे जो जनसंख्या नगरीकरण जनसंख्या है वो 75 से 77% तक है, जबकि एशिया और अफ्रीका में कितनी है, आपके 38% है। अभी हमने देखा कि विश्व में जो ग्रामीण नगरीय जनसंख्या है उसमें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। 1800 में 2.5% था, 1960 में ये 35% हो गया, 1975 में ये 38%, 1800 में कितना था 2.5%, 1960 में कितना था 35, 1975 में कितना था 38, 2004 में कितना था 48, और 2025 का अनुमान है कि ये प्रतिशत कितना हो जाएगा 61% तक हो जाएगा। और इस प्रतिशत में विश्व के जो विकसित देश है वहां पर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, और जो विकासशील या अल्प विकसित है वहां सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का रूप देखने को मिलता है। अब आपके प्रश्न आता है कि ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन किस प्रकार से विश्व के विकासशील या विकसित प्रतिरूप को बताता है। तो इसका सीधा सा आंसर है कि जहाँ पे नगरीय जनसंख्या ज्यादा है तो उस देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है, मजबूत है, तो वो देश विकसित है। जहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या है वहाँ प्राथमिक क्रियाकलापों के कारण उस देश की आर्थिक स्थिति कमजोर है, इस कारण से वो विकासशील देश है। अब देखते हैं कौन कौन से देश है जहाँ नगरीय ज्यादा है और कौन से देश है जहाँ नगरीय जनसंख्या कम है। तो विश्व में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या 60% से अधिक वाले देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, सिंगापुर, अर्जेंटीना, यूरोप, ये देश है जहाँ पे आपके जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 60% से ज्यादा है। और मध्यम में 40 से 60% वालों में चीन है, इंडोनेशिया है, दक्षिणी अफ्रीका है, मिस्र है, वेनेजुएला है, क्यूबा है, जमैका है, हेती है। ये आपके जमैका और हेती और क्यूबा ये तीनों वेस्ट इंडीज वाले देश हैं। न्यून की बात में करूँ तो 40 से कम वाले में भारत का नाम आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, नेपाल आता है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया के अलावा जो देश है वो आते हैं, और अफ्रीका के अधिकांश देश इस श्रेणी में आते हैं जहां पर जनसंख्या का प्रतिशत 40% से कम है। और भारत में कितना है, भारत में ये आपके 38%। कितना है भारत में जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो कितना है, कितना 32% है। कितना है 32%। भारत में 68%, 32% तो क्या है आपके नगरीय है और 68% क्या है ग्रामीण है। पहले ये कितना था 72% था। कितना था 72% था। ग्रामीण नगरीय संगठन के बाद, ग्रामीण नगरीय संगठन के बाद अब देखते हैं साक्षरता। साक्षरता जो विश्व की है उसके संदर्भ में देखते हैं। देखो साक्षरता है वह
साक्षरता जो है वो सामान्यतः किसी भी क्षेत्र के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन करती है। किसका अध्ययन करती है? गुणात्मक पहलुओं का। यानी किसी भी जनसंख्या में गुणात्मक प्रतिरूपों का अध्ययन कौन करता है? साक्षरता करती है। अब साक्षरता क्या होती है? तो साक्षरता है कि 7 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के जो लोग हैं, इससे अधिक आयु वर्ग के जो लोग हैं वो क्या कर सके? पढ़ना जाने, लिखना जाने और गणितीय अभिगणना करना जानते हो। तो यह रूपरेखा क्या कहलाती है? साक्षरता कहलाती है। साक्षरता क्या है? 7 वर्ष या इससे आयु वर्ग के लोग पढ़ना, लिखना और गणितीय अभिगणना करना जाने, उसको हम क्या बोलते हैं? साक्षरता बोलते हैं। देखो, साक्षरता के लिए कहा जाता है कि गुणात्मक पहलू है और विश्व की सामाजिक आर्थिक जो भी विकास है, यानी जो देश है, देश में जनसंख्या के जीवन स्तर का विकास है, अगर हो सकता है तो किसके पीछे होगा? साक्षरता के पीछे। क्योंकि साक्षरता है वो मनुष्य में नवीनतम जीवन जीने के नए नए आयाम प्रस्तुत करती है और मनुष्य उन आयामों को अपना करके और अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाने के लिए प्रयास करता है। तो किसी भी देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एक्सपेक्टेड जो भी विकास का प्रतिरूप है वो किसके पीछे करता है? साक्षरता के पीछे। जिन क्षेत्रों में साक्षरता दर कम है वो क्षेत्र पिछड़े और विकासशील है, और जिन क्षेत्रों में साक्षरता दर अच्छी है वो क्षेत्र कैसे हैं? अग्रणी है और विकसित है। देखो, साक्षरता जो है वो देश के विकास के साथ साथ उस देश के जीवन स्तर को भी, लोगों के जीवन स्तर को भी अच्छा करती है। साथ ही साथ वहां पे होने वाली जो रूढ़िवादिताएं हैं, जैसे स्त्री भ्रूण हत्या, यहाँ पे देखें तो स्त्री जो साक्षरता दर कम है उसके कारण है लिंग अनुपात में क्या आती है? कमी आती है। स्त्रियों की दशा दयनीय होती है। देश में जो आर्थिक स्तर है वो भी हमें कम मिलते हैं। तो ये सारे कारण हैं जो क्या है? साक्षरता जहाँ नहीं है वहाँ ये कारण है सामने आते हैं, और जहाँ साक्षरता है वहाँ ये सभी कारण है वो नगण्य हो जाते हैं और देश अपना विकास आसानी से कर पाता है। तो विश्व के जितने भी देश हैं वहाँ पे साक्षरता का अगर हम देखें तो सभी देशों में साक्षरता बहुत विपरीत है। विश्व के विकासशील देशों में देखें तो साक्षरता बहुत कम है, और विश्व के विकसित देशों में देखें तो साक्षरता का प्रतिशत बहुत ही ज्यादा है। तो ये साक्षरता जो है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक है उन कारकों को हम देखें तो इन कारकों के अंतर्गत आर्थिक स्तर, देश का आर्थिक स्तर, देखो आर्थिक स्तर है वो मजबूत भी साक्षरता के आधार पर ही होता है। देश का आर्थिक स्तर अच्छा है तो लोगों में रूढ़िवादिता नहीं है, लोगों का ज्ञान का स्तर अच्छा है तो वो लोग साक्षरता की ओर प्रेरित होंगे। दूसरा, स्त्रियों की दशा अगर अच्छी है तो भी लोग साक्षरता की ओर प्रेरित होंगे। तीसरा, किसी देश में नगरीकरण अच्छा है तो भी लोग साक्षरता की ओर बढ़ेंगे, यानी शिक्षा ग्रहण करने की ओर बढ़ेंगे। साथ ही साथ देश की सरकारी नीतियां सबसे इम्पोर्टेंट है। सरकारी नीतियां देश के नागरिकों को शिक्षा की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये मुख्य कारण है जिसके कारण हम देखें तो साक्षरता है वो किसी भी देश की बढ़ती है। अभी मैंने बताया कि विकासशील जो देश है वहाँ साक्षरता अपेक्षाकृत कम है, विकसित देशों में साक्षरता क्या है? ज्यादा है। तो विश्व में जो साक्षरता देखिए, औसत साक्षरता है वो कितनी परसेंट है? 77% है। कितनी परसेंट है? 77% है। और विश्व के कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे 100% साक्षरता है।
क्या है 100% साक्षरता है। प्रश्न आ भी जाता है तो कि कौन कौन से देश है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है जहाँ पे 100% साक्षरता है, आपके नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, ये आपके बाल्टिक सागर के प्रदेश आगे सारे, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे आपके साक्षरता जो है वो 100% तक पाई जाती है। और विश्व की औसत साक्षरता कितनी है, 77%। और साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारकों में आर्थिक स्तर है, आर्थिक स्तर बनता भी साक्षरता के आधार पर ही है। स्त्रियों की दशा अगर अच्छी है तो साक्षरता अच्छी होगी, नगरीकरण है तो साक्षरता होगी, और सरकारी नीतियां अगर अच्छी है तो साक्षरता का प्रतिशत बढ़ेगा। तो विद्यार्थियों, साक्षरता से एक प्रश्न और देख सकते हैं कि विश्व के जितने भी विकासशील देश है वो भी धीरे धीरे अपने क्षेत्रों में साक्षरता के लिए या शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और उसके पीछे उनकी विकासात्मक सरकारी नीतियां बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है। जैसे जैसे देखें तो भारत में साक्षरता दर है उसमें भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और विश्व के सभी जो देश है उनमें देखें तो औसत साक्षरता दर है वो लगभग सभी देशों में क्या है, बढ़ती जा रही है। जिसका कारण है वो वैश्विक स्तर पर शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देना है। विद्यार्थियों, आज हमने अपने इस वीडियो में विश्व में लिंगानुपात, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन और विश्व में साक्षरता के प्रतिरूप को पढ़ा। इस प्रकार अपना जो ये जनसंख्या संगठन का जो लेसन है वो पूरा हो जाता है। हमने जनसंख्या संगठन के विभिन्न आयामों को पढ़ा इसके अंतर्गत। अब विद्यार्थियों, जो अगला अपना लेसन है वो है विश्व, इसी से जुड़ा हुआ है जनसंख्या से, विश्व में प्रवास और मानव विकास की अवधारणाएं। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विश्व प्रवास और मानव विकास की अवधारणाएं। धन्यवाद।